हेलो स्टूडेंट्स। 10th हिंदी की इस कक्षा में आज हम मोहन राकेश द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत आखिरी चट्टान पाठ का अध्ययन करेंगे। उसका कुछ अंश हम पहले पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार सूर्यास्त का नज़ारा देखने के लिए लेखक केप होटल से सैंड हिल तक पहुंचता है। सैंड हिल से विभिन्न प्रकार के टीलों को पार करता हुआ लेखक एक ऊपरी टीले पर पहुंचकर सूर्यास्त के नज़ारे का आनंद लेता है। सूर्यास्त का जो नज़ारा है उसमें पानी का रंग किस प्रकार पहले पीले रंग का, फिर लाल रंग का, फिर बैंगनी रंग का और फिर धीरे धीरे कालिमा में परिवर्तित हो जाता है। आसपास के जो पेड़ों के झुरमुट हैं वो भी उस काले अंधकारपूर्ण वातावरण में हिलते हुए अंधेरा उत्पन्न कर रहे थे। लेखक सूर्यास्त का नज़ारा देख तो लेते हैं लेकिन वापस अपनी होटल तक जाने का रास्ता भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में नीचे समुद्र तट के रास्ते से होकर होटल जाने का अंततः वे निर्णय करते हैं और नीचे जब पानी की लहरें उनके पैरों को भिगोने लगती है तो उन्हें एक बार एहसास होता है कि कहीं ये लहरें उन्हें अपने भीतर समाविष्ट न कर ले। लेकिन धीरे धीरे लेखक उस भय से मुक्त होता है और एक ऊपरी चट्टान पर पहुंचकर जब सैंड हिल पर वापस उन्हें कुछ लोग इधर उधर आते जाते दिखाई देते हैं तो लेखक को ऐसा लगता है समुद्र तट के रास्ते पर किसी ने उनके साथ एक मजाक किया हो और वापस ऊपर पहुंचकर जब विभिन्न व्यक्ति उन्हें दिखाई दिए तो उनका जो मन का डर था वो पूरी तरह से भाग गया था। अब लेखक होटल के लॉन में पहुंच चुके थे। होटल के लॉन पर उन्हें दिखाई दे रहा था कि जो पौधे की टहनियाँ हिलती हुई काली रेखाओं के समान दिखाई दे रही थी। नीचे सड़क पर टॉर्च से रोशनी करता और वापस उस रोशनी को बंद करता एक आदमी टहल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो पहरेदारी का कार्य कर रहा हो और दक्षिणी पूर्व में क्षितिज की ओर एक जहाज मंदिम रोशनी के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। लेखक का जो मन था बहुत बेचैन था, पूरी तरह भीगे सूखती मिट्टी की तरह। क्योंकि इसीलिए बेचैन हो रहा था लेखक का मन क्योंकि वो वहाँ कन्याकुमारी में रहकर सूर्योदय सूर्यास्त के नज़ारों को कई दिनों तक देखना चाहता था, आनंदित होना चाहता था, वहाँ की रंग रंगीली मिट्टी को देखकर रोमांचित होना चाहता था। इसीलिए लेखक चाहते थे कि मैं कुछ दिन कुछ सप्ताह और वहीं रुकूं। पर लेखक के भुलक्कड़पन के स्वभाव की वजह से उन्हें याद आता है कि कनानौर के एक होटल में उन्होंने 80-90 पृष्ठों के जो लेख लिखे थे वह वहीं मेज की दराज में छूट गए थे, तो उन्हें प्राप्त करना भी लेखक के लिए जरूरी हो गया था। अब लेखक के मन में ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। एक तरफ तो उनके पास था कि वे कन्याकुमारी में रहकर उन प्राकृतिक वातावरण को देखकर अपने मन को रोमांचित कर ले या फिर कनानौर लौटकर उन 80-90 पृष्ठों के लेख को वे वापस प्राप्त कर ले। दोनों में से कोई एक रास्ता ही लेखक को चुनना था कि या तो वह कन्याकुमारी को छोड़ दे और वहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त के नज़ारों का आनंद न ले और दूसरी तरफ कनानौर जाकर अपने 80-90 पृष्ठों के अपने द्वारा लिखे गए उन लेखों को पूरी तरह से वे प्राप्त कर ले। लेखक देर रात तक बैठता रहा, अंधेरे कमरे में उन टहनियों के हिलते हुए नज़ारों को देखता रहा और अंततः उन्होंने अपनी समस्या का हल इसी में ढूंढा कि वे अपने दिमाग से काम ले और इन प्राकृतिक वातावरण के जो दृश्य थे उन्हें छोड़कर कनानौर लौट जाए और अपने हाथ से लिखे हुए उन 80-90 पृष्ठों के लेख को पुनः प्राप्त कर ले। जब लेखक ऐसा सोच रहे थे तभी उन्हें पास के एक स्थान से गीतों का स्वर सुनाई दे रहा था जो धीरे धीरे ऐसा लग रहा था उनके पास आता जा रहा हो। एक होटल एक कॉन्वेंट की जो बस थी होटल के कंपाउंड में आकर रुकती है। उसमें कुछ बैठी लड़कियां अंग्रेजी में गीत गुनगुना रही थी जिसमें आसमान के सितारों को संबोधित किया गया था। मतलब उनके गीतों में आसमान के चमकते हुए सितारों का संबोधन किया गया था और उस गीत को सुनने के लिए लेखक का मन लालायित हो रहा था। जहाज की रोशनी में ऊपर चमकते हुए सितारे लेखक को और अधिक आनंद का अनुभव करा रहे थे। साथ में उस सुरमई आवाज़ के साथ चमकते सितारों की जो रोशनी थी वह लेखक को एक अजीब सी सिहरन दे रही थी, उनके रोम रोम को छू रही थी, उनके रोए खड़े कर रही थी कि शायद इन प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए वह यहाँ से न जाए और यहीं रुक जाए। मतलब जब वो अंग्रेजी में लड़कियाँ गीत गुनगुना रही थी उन गीतों की आवाज़ को सुनकर और आसमान के चमकते सितारों को देखकर लेखक का रोम रोम उसे ये कह रहा था कि वो कन्याकुमारी में ही रुक जाए, वापस न लौटे। लेकिन लेखक का दिमाग
दूसरी तरफ था, यदि वो अपने दिमाग से काम लेता तो उन्हें लग रहा था कि वे कन्याकुमारी छोड़ दे और वापस कन्नानौर लौट जाए, क्योंकि कन्नानौर लौट कर ही वो अपने 80-90 पृष्ठों के उस लेख को प्राप्त कर सकता था। तो लेखक ने कन्नानौर जाने के लिए नीचे जाकर आने जाने वाली बसों के टाइम टेबल को देखने का प्रयत्न करने का प्रयास किया कि कौन सी बस किस समय आती है और कौन सी बस वहाँ से उसे कन्नानौर ले जाएगी, और वहाँ तक पहुँचाकर वह अपनी होटल के रास्ते से होते हुए पुनः अपने 80-90 पृष्ठों के उस लेख को प्राप्त कर पाएंगे। तो गीतों के स्वर की जो प्रतिक्रिया थी वो टाइम टेबल को देखने में लग जाती है। लेखक कहते हैं कि जो गीतों का स्वर था वो टाइम टेबल के देखने में और टाइम टेबल बताने वाले व्यक्ति की आवाज़ में परिवर्तित हो कब हो गया उसे पता ही न चला। टाइम टेबल के हिसाब से बताया गया कि पहली बस सुबह 7:15 पर, दूसरी 8:35 पर और तीसरी, ऐसे विभिन्न प्रकार की बसें किस टाइम टेबल से चलती है वो लेखक को बताया गया। लेखक कह रहे हैं कि थोड़ी देर में बस लौट गई और गीतों के स्वर विलीन हो गए। मन में बस केवल हिंद से चरखों की छड़की रह गई, यानी वो बस चली गई और हिंद महासागर से उठने वाली जो लहरों की चरखी अभी भी उनके दिमाग में चल रही थी। पास में कुछ ग्रेजुएट नवयुवक बैठे हुए थे जो कन्याकुमारी के बारे में बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि इस नगर की जो आबादी है कम से कम 8,000 है, उनमें से केवल 400-500 व्यक्ति ही उनमें से शिक्षित हैं, और जो शिक्षित हैं वो भी बेरोजगार थे। उनमें से केवल मात्र 101 के लगभग ग्रेजुएट थे, वो भी नौकरियों की अर्जियां देकर बेरोजगार बैठे हुए थे। अब खुद का फ़ोटो एल्बम बनाकर ही वे बेचकर अपनी रोज़मर्रा में कुछ कमा रहे थे। ऐसे नवयुवक छोटे छोटे ही काम करते थे और इनका मुख्य काम था सीपियों का गूदा खाना और विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करना। वहाँ पर उस चट्टान को देखकर लेखक कह रहे हैं कि मुझे भी कुछ ऐसी ही प्रेरणा वहाँ से मिली थी। मुझे देखने का साहस हुआ और व्यावहारिक रूप में मैंने देखा कि एक नवयुवक वहाँ से एक सीपी प्राप्त करके उसका गूदा निकाल कर उसे मुंह में डालकर खा रहा था। मतलब उनके पास ज़्यादा अधिक कमाने के लिए कुछ नहीं था। आगे कह रहे हैं लेखक, बस वहाँ से चली गई थी। वहाँ के नवयुवक मुझे कन्याकुमारी की जो आर्थिक दशा है वहाँ के बारे में बता रहे थे। मैं उसे सुन रहा था, साथ ही देख रहा था कि पानी और आकाश मिलकर एक हो रहे थे और झिल मिलाते जो तारे थे वे रंगीन होकर छोटे छोटे द्वीपों पर समुद्र की बिखरी हुई स्याही की भांति चमक रहे थे। और इसी बीच सूर्योदय भी वहाँ पर दिखाई दे रहा था। घाट पर बहुत से लोग खड़े थे और सूर्योदय के साथ ही उसे अर्घ देने के लिए तैयार भी खड़े थे। घाट पर लोग सूर्योदय के दृश्य को देखने के लिए एकत्रित थे और उस घाट पर जो सरकारी गेस्ट हाउस बना हुआ था वहाँ पर काम करने वाले व्यक्ति वहाँ ठहरने वाले मेहमानों को कॉफ़ी पिला रहे थे। इसी बीच वहाँ पर कुछ स्थानीय युवतियाँ खड़ी थी जिनके हाथों में मालाएं और शंख थे। वे उन मालाओं और शंख को बेचकर कुछ कमाना चाहती थी और वहाँ पर जितने मेहमान खड़े थे उनसे मनवार कर रही थी कि वे उनके शंख और मालाएं खरीद कर उन्हें कुछ बदले में रुपए दें। वे लोग दोनों काम एक साथ कर रहे थे। एक तो वे क्या कर रहे थे, सूर्योदय का नज़ारा देख रहे थे और साथ ही जो शंख और मालाएं थी उनका मोल भाव करने में भी लगे हुए थे। इस प्रकार दोनों काम साथ साथ करने में अधिकांश व्यक्ति दिखाई दे रहे थे। ऐसे में जो मेरा साथी मुझे बता रहा था कन्याकुमारी के बारे में, वो ये कहने लगा कि वहाँ मोहल्ले के स्तर पर किस प्रकार से बेरोजगारी छाई हुई थी। बहुत से समुद्री पक्षी वहाँ इधर उधर तैर रहे थे। ऐसी स्थिति में मेरे सामने दोनों ही स्थितियाँ देखने को मिल रही थी। किस प्रकार सूर्योदय और सूर्यास्त के मनोरम वातावरण की इस नगरी में बेकारी का वातावरण छाया हुआ था। इस बेकारी के वातावरण को देखकर मुझे दुख भी हुआ कि वास्तव में प्राकृतिक दृश्यों की इस नगरी में किस प्रकार से लोग बेरोजगारी को सहन करने के लिए तैयार थे, किस प्रकार से वे सीपियों का गूदा खाने के लिए बेबस थे। इस प्रकार लेखक ने देखिए केप होटल के लॉन में वापस पहुंचकर कन्नानौर जाने का निर्णय किया ताकि वो अपने 80-90 पृष्ठों के लेख को पुनः प्राप्त कर सके। इसके लिए नीचे जाकर बसों का टाइम टेबल जानना चाहता है। वहाँ बस में बैठी कुछ युवतियाँ अंग्रेजी में गीत गुनगुना रही है।
जिनमें ऊपर आसमान में चमकते हुए सितारों के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। उन गीतों की मधुर ध्वनि को सुनकर लेखक का मन वापस करता है कि वो कन्याकुमारी में ही रुक जाए, लेकिन बसों का टाइम टेबल बताने वाला व्यक्ति उसे बसों का जो हिसाब किताब बता रहा है, उसे देखकर लग रहा है कि वह उस गीतों को छोड़कर अपने आने जाने वाली बस के टाइम टेबल के हिसाब से कन्नानौर जाने का निर्णय करे। तो कब उस गीत की आवाज़ टाइम टेबल की ध्वनि को सुनने में परिवर्तित हो जाती है, लेखक को इस बात का एहसास ही नहीं होता। एक नवयुवक उसे कन्याकुमारी की आर्थिक स्थिति और वहाँ किस प्रकार बेरोजगारी फैली हुई है उसके बारे में बताता है। लेखक देखता है कि सूर्योदय हो चुका है। इसी बीच अनेक व्यक्ति केप होटल के उस लॉन में खड़े होकर घाट पर ही खड़े थे और अर्घ देकर सूर्योदय के उस मनोरम दृश्य का आनंद ले रहे थे। इस बीच वहाँ पर कुछ स्थानीय युवतियाँ अपने शंख और मालाएं बेचकर जो वहाँ पर मेहमान थे उनको रोमांचित कर रही थी। साथ ही एक नवयुवक उन्हें किस प्रकार मोहल्ले के स्तर पर भी जो बेरोजगारी फैली हुई थी उसके बारे में बताता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। पाठ का शेष बचा हुआ भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।